हेलो, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने जो भूगोल विषय का गौखंड का जो आपका पहला चैप्टर का वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन था बच्चों, इसका 2 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया था। पहला लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था मुख्य रूप से वनों के बारे में, वनों का वर्गीकरण किया था, वनों का वितरण के बारे में पढ़ा था। दूसरा लेक्चर में हम लोगों ने वनों के ह्रास का मुख्य क्या कारण होते हैं, वन्य जीवों के ह्रास का मुख्य क्या कारण होता है, और उसके बाद उसके संरक्षण के लिए कौन कौन से कानून है, कौन कौन से प्रावधान किए गए, ये सब के बारे में बात किया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसे दोनों यानी कि इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो बच्चों चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है आपका मुख्य रूप से बार बार पूछा जाता है। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं, और ऑब्जेक्टिव भी आपका 10 से 11 प्रश्न यहाँ से आपका बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सब चीज़ तो आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ गया होगा। वृक्षों के घनत्व के आधार पर जो है मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटा था हम लोगों ने। और मैंग्रोव वन का विस्तार किस राज्य में है बच्चों, सबसे आप लोग कमेंट कीजिए। तो जो मैंग्रोव वन का विस्तार है, मैंग्रोव वन, वो किस राज्य में उसका विस्तार ज़्यादा है? तो बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर, यानी कि आपका मुख्य रूप से ये बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार सबसे अधिक है। ठीक है, मैंग्रोव वन जो है तटीय इलाका में उगता है, जो समुद्री यानी कि के बगल में। तो बंगाल की खाड़ी के करीब जितनी भी आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जिनके भी मुहाने हैं, तो वो लोग वहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण करता है, और उसके चलते वहाँ पर मुख्य रूप से मैंग्रोव वन का जो है विस्तार हो गया है, उसका उस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने मुख्य रूप से वन्य जीवों के ह्रास के मुख्य कारण बात कर लिया था अच्छी तरह से, है ना, ये सारा चीज़ के बारे में। अच्छा, मुख्य रूप से आप लोग इसके बारे में बताइए तो थोड़ा सा। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन जो है बच्चों, मैंने बताया था आपको, टेहरी गढ़वाल एक जिला है आपका। कहाँ का पर्वतीय जिला है ये आपका? उत्तराखंड का है। ठीक है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिसिंग से आपका उत्तर प्रदेश हो गया है, आप लोग को उत्तराखंड लगा देना है। ठीक है, उत्तराखंड का ये आपका पर्वतीय जिला है बच्चों। जहाँ पर क्या हुआ था, जहाँ पर मुख्य रूप से सुंदरलाल बहुगुणा एक आदमी था, उसके नेतृत्व में वहाँ पर ये आंदोलन चलाया गया था। वहाँ के जनजातीय लोग जो आपका वनों में रहते थे, तो वहाँ पर जब मालिक लोग क्या करने आते थे, पेड़ों को काटने के लिए आते थे, तो वहाँ के लोग जो है पेड़ों से चिपक जाते थे और अपनों को प्रस्तुत करते थे काटने के लिए, कि सबसे पहले मुझे काटिए, उसके बाद जो है पेड़ों को काटिए। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। कब चलाया गया था? तो 1972 ईस्वी में। आइए आज हम लोग बात करते हैं तीसरा लेक्चर, और आज हम लोगों का समाप्त हो जाएगा ये आपका चैप्टर। उसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वन्य जीवों के बारे में। प्राकृतिक अधिवासीय वातावरण में विकसित होने वाले पौधे और जंतुओं को वन्य जीव कहते हैं। यानी कि वन्य जीव में कुछ भी आ सकता है बच्चों, आपका पौधे भी आ सकता है और जंतु भी आ सकता है, लेकिन किसमें? प्राकृतिक अधिवासीय यानी कि वातावरण, यानी कि वहाँ पर प्राकृतिक रूप से वहाँ पर आवास का निर्माण होना चाहिए। वन्य जीव सदियों से हमारे संस्कृति एवं आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें हमें भोजन, वस्त्र के लिए रेशे, खाले, आवास आदि सामग्री, अन्य उत्पादन भी प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से वन्य से मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार के पौधे फल प्राप्त होते हैं, अलग अलग प्रकार के जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ, अलग अलग प्रकार के मसाले प्राप्त होते हैं बच्चों। इनकी चहक और महक हमारे जीवन में स्फूर्ति प्रदान करते हैं। जब भी आप इसको देखेंगे, फूलों को देखते तो झूम उठते हैं, है ना। जब भी किसी पार्क में जाते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के फूलों और फलों को देखते बच्चों, तो एक अलग प्रकार की भावना हमारे दिलों में आती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना कि वन्य जीव जो है मुख्य रूप से इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक आपका हो गया पादप और एक हो गया आपका जंतु। तो आप लोग 9th क्लास का बायोलॉजी में भी ये सब चीज पढ़े होंगे, है ना, पादप जगत, जंतु जगत। आइए बात करते हैं पादप में। पादप हमारे देश की जो है जलवायु के, हमारे देश की कैसी है जलवायु बच्चों? विषम है। क्यों? क्योंकि भारत जो है, भारत के बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा से नीचे वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और ऊपर वाला क्षेत्र उपोष्णकटिबंधीय। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी मौजूद है और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी मौजूद है। इन दोनों क्षेत्र की मौजूदगी के कारण जलवायु कैसी हो जाती है? हमारी विषम हो जाती है। वस्तुतः सामान्य जितने भी प्रकार के विश्व में जितने भी प्रकार की जलवायु है, वह सभी जलवायु कहाँ पर मिलती है? हमारी भारत में मिलती है। इन्हें हम मोटे तौर पर 8 वानस्पतिक क्षेत्र में बांट सकते हैं। यानी कि पादप जो क्षेत्र है, इसको मुख्य रूप से 8 वनस्पति क्षेत्र। पहला है आपका पश्चिमी हिमालय वनस्पति क्षेत्र। इस क्षेत्र का विस्तार कश्मीर से कुमाऊं तक हुआ है। यहाँ चीड़, देवदार एवं कोनधाड़ी वृक्ष का क्या है? फैलाव है। तो मुख्य रूप से आप लोगों को इसका एग्जाम्पल सब याद रखिएगा, चीड़, देवदार एवं कोनधाड़ी। तो चीड़ और देवदार जो है बच्चों मुख्य रूप से आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया था कि चीड़ और देवदार जो आपका ये पेड़ हैं, इनका विस्तार जो है ये मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? तो आप लोग को लिखना है पश्चिमी हिमालय वनस्पति क्षेत्र में। दूसरा आपका पूर्वी वनस्पति हिमालय वनस्पति क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में ओक, छोटी बेत तथा फूलों वाले सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। यानी कि पूर्वी हिमालय वनस्पति क्षेत्र में इस प्रकार के मिलते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखना आपको सदाबहार, क्योंकि यहाँ पर वर्षा हमेशा होती है, तो कोई भी जो पेड़ है वो हमेशा एक ही साथ सारे पत्तियों को नहीं गिरा देता है। यानी कि कभी कभार करके गिराता है, तो यहाँ पर मतलब कि हमेशा हरियाली बनी रहती है, जिसके कारण उसको सदाबहार बोला जाता है। असम वनस्पति क्षेत्र ये ब्रह्मपुत्र तथा सुरमा घाटी के बीच का क्षेत्र है। यहाँ मुख्य रूप से सदाबहार वन मिलते हैं। तो असम वनस्पति क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के बीच का क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, तो किस प्रकार के वन यहाँ पर मिलते हैं? मुख्य रूप से सदाबहार वन मिलते हैं। अगला है आपका सिंधु मैदान वनस्पति क्षेत्र। इस क्षेत्र में पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात के मैदान को शामिल किया गया है। यहाँ पर बबूल, नागफनी आदि मुख्य रूप से मिलते हैं। तो सिंधु मैदान वनस्पति क्षेत्र के अंतर्गत ये प्रकार के क्षेत्र आते हैं।
मुख्य रूप से पंजाब का क्षेत्र तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है आपका, किसके लिए, गेहूं के लिए, चावल के लिए। राजस्थान का भी क्षेत्र कुछ हद तक गेहूं के लिए है, क्योंकि वहाँ पर जो है मुख्य रूप से ज़्यादा नदियाँ नहीं है बच्चों, तो जिस कारण से वहाँ पर ज़्यादा फसलें नहीं उपजा पाती है। लेकिन वहाँ पर विभिन्न प्रकार के नहरों का विकास हुआ है, जैसे इंदिरा गांधी नहर। अगर आपको पूछा जाएगा बच्चों इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है, तो मुख्य रूप से वहाँ आपका उसका विकास किया गया है राजस्थान की सिंचाई के लिए। गुजरात के मैदान को शामिल किया गया है, यहाँ पर बबूल, नागफनी आदि मुख्य पौधे मिलते हैं। अब बात की जाए गंगा मैदानी वनस्पति क्षेत्र, इसके अंतर्गत हमारा बिहार का भी क्षेत्र कुछ हद तक आ ही जाएगा। अरावली से बंगाल और उड़ीसा के बीच के क्षेत्र इसके अंतर्गत रखा जाता है। ये क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसलिए यहाँ वन बहुत कम विस्तृत है, जहाँ तहाँ बांस, खैर, तेंदू के वृक्ष पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से जब उपजाऊ क्षेत्र ज़्यादा होगा बच्चों, तो विभिन्न प्रकार के कृषियों का ज़्यादा फसलों का उपजा होगा, यानी कि उगाएगा किसान लोग, है ना। तो इस प्रकार से वनों का विस्तार बहुत ही कम हो जाएगा और कुछ हद तक आपका बांस, खैर और तेंदू प्रकार के वृक्ष आपका पाया जाएगा। अगला आपका दक्षिण का पठारी वनस्पति क्षेत्र, यानी कि दक्षिण का पठार, इसमें पूरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि आपका पत्ती को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, झाड़ देते हैं। तो मुख्य रूप से इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, तो दक्षिण का पूरा पठारी क्षेत्र। इसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र आ जाएंगे, कर्नाटक आ जाएंगे, मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र आ जाएगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश क्षेत्र। मालाबार वनस्पति क्षेत्र, इसके अंतर्गत पश्चिमी तटीय क्षेत्र को रखा गया है। यहाँ पर गर्म मसाले, सुपारी, नारियल, रबर के वृक्ष अलावा काजू, चाय एवं कॉफ़ी के भी वृक्ष पाए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला बच्चों, मालाबार आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जितने भी प्रकार के मसाले होते हैं वो उगाए जाते हैं और मुख्य रूप से नारियल की खेती बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत अगर आप लोग को राज्य पूछा जाए तो आप लोग को बताना है केरल, कर्नाटका, गोवा, उसके बाद आपका तमिलनाडु का क्षेत्र, ठीक है। बात की जाए अंडमान वनस्पति क्षेत्र, यहाँ पर सदाबहार, अर्ध सदाबहार एवं समुद्री तटीय जंगलों की प्रमुखता है, क्योंकि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह हो बच्चों, वो आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब ये आपका हो गया भारत और ये आपका हो गया बंगाल की खाड़ी। इस बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी राजधानी कहाँ पर है, उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से ये पूरा जो है बड़े जलराशि से घिरा हुआ है, तो जिसके कारण यहाँ पर समुद्री तटीय जंगलों की प्रमुखता है, ठीक है। और वन कैसे पाए जाते हैं, तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अनुसार 47,000 पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हैं, यानी कि भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार की प्रजातियाँ मौजूद है, तो पेड़ पौधों की जो है आपका 47,000, याद रखिएगा। अगला बात करते हैं दूसरा जंतु के बारे में। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता के सर्वेक्षण के अनुसार हमारे यहाँ 89,451 यानी कि आपका 89,451 जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती है, जिनको निम्न वर्गों में रखा गया है। तो जंतुओं को जो है बच्चों उसके लिए अलग अलग प्रकार के वर्ग बनाए गए, अलग अलग प्रकार के कैटेगरी बना दिया गया। तो पहला कैटेगरी का नाम है आपका प्रोटिस्टा, इसमें आपका 2577 प्रजातियां रखी गई है। दूसरा है आर्थ्रोपोडा, इसमें आपका 68,389। तो अगर सबसे ज़्यादा आपको पूछा जाए कि किस कैटेगरी में, किस वर्ग में सबसे ज़्यादा, किस क्लास में सबसे ज़्यादा जंतुओं को रखा गया है, तो आपका हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, ठीक है। दूसरा आपका मछलियाँ, तो मछलियों की प्रजातियाँ 2546 है। पक्षियों की जो आपका प्रजातियां हैं वो आपका 1232, जबकि स्तनपायी यानी कि आपका दूध पिलाने वाली जो जंतुएं हैं वो है उसमें मुख्य रूप से 390 प्रजातियां हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नोट पॉइंट के रूप में है कि इनके लिए नवासी उद्यान गार्डन यानी कि और 400 वन्य प्राणी उद्यान का विकास किया गया। इसके अंतर्गत सम्मिलित रूप से आपका 1.56 लाख यानी कि 1,56,000 किलोमीटर वर्ग यानी कि इसका विस्तार किया गया है। तो मुख्य रूप से आप लोग को ध्यान रखना है बच्चों कि टोटल जो है आपका उद्यानों की संख्या कितनी है, 89 है, यानी कि आपका 89 है। और जबकि बात की जाए प्राणी उद्यानों के बारे में, तो वहाँ पर मुख्य रूप से 400 वन्य प्राणी उद्यानों का विकास किया गया है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1,56,000 वर्ग किलोमीटर। अब बात की जाए बच्चों जैव विविधता की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका जो है लघु और दीर्घ दोनों में प्रश्न ये आपका आया हुआ है इस चैप्टर से, ठीक है। जैव विविधता क्या होती है, ये मानव के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इसको व्याख्या कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये आपका सीधा 2019 और 2000 जो है मुख्य रूप से 2019 में और 2021 में मतलब कि पूछा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुल प्रजातियां तथा कुल पारिस्थितिक तंत्र को मिलाकर हम जैव विविधता कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है बच्चों, इस क्षेत्र में कोई भी आपका जीव रहता है, कोई भी आपका जंतु रहते हैं और उसके साथ जितनी भी प्रजातियाँ हैं तो उसके द्वारा जिस पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं जैव विविधता। किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले कुल पादप एवं जंतु उस क्षेत्र की क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। इस प्रकार से भी आप लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। ये भूमंडल जो हम सबों का आवास है, सूक्ष्म जीवों और जीवाणु और बैक्टीरिया से लेकर वट वृक्षों तथा हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों जीवधारों का क्या है आपका अधिवास है। यह
पृथ्वी जैव विविधता का क्या है बच्चों, आपका भंडार है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका ब्लू व्हेल की बात आए तो ब्लू व्हेल से संबंधित यहाँ पर कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आप लोग को बताना है बच्चों डॉल्फिन के बारे में। जो आपका मुख्य रूप से डॉल्फिन है, इसके बारे में पूछा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है कौन सा है, तो याद रखिएगा आपको डॉल्फिन। और दूसरा चीज़ ये पूछा जाता है कि डॉल्फिन जो है विश्व में एकमात्र ये एक ऐसा जीव है जो सिर्फ भारत में पाया जाता है, और भारत का कौन सा नदी में पाया जाता है, तो गंगा नदी में। ठीक है, कभी कभार सीधा सीधा एग्जांपल दे देता, आपको क्वेश्चन दे देता बच्चों की डॉल्फिन का निवास क्षेत्र निवास जो नदी है कौन सा है। आपको अलग अलग प्रकार की नदी दे देंगे, गंगा दे देगा, यमुना दे देगा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र दे देगा, सिंधु दे देगा, तो आपको वहाँ पर गंगा को याद रखना है। ठीक है, गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है, इसकी तो पूजा भी की जाती है बच्चों, है ना, हम लोगों के संस्कृति में। अब आगे बात करते हैं हम लोग 18वीं शताब्दी में स्वीडन एक देश है आपका, वहाँ का एक वैज्ञानिक था कैरोलस लिनियस वैज्ञानिक का नाम था। उन्होंने लगभग 5900 प्रकार के पौधों तथा 4200 प्रकार के पशुओं की पहचान की थी। अब तक 17 लाख प्रजातियों का नामकरण किया जा चुका है, जिसमें 10 लाख से अधिक पशु हैं और 7 लाख से अधिक क्या है पौधों की प्रजातियां हैं। अब सोचिए बच्चों कितने प्रकार के पशु और पौधे जो है आपका मौजूद है, यानी कि 10 लाख आपका सिर्फ और सिर्फ पशु की कैटेगरी हो गई, और 7 लाख जो है सिर्फ और सिर्फ पौधों की कैटेगरी हो गई। और मुख्य रूप से जब कैरोलस लिनियस ने किया था 18वीं शताब्दी में, तो उसमें सिर्फ उन्होंने 5900 प्रकार के पौधे और 4200 प्रकार के पशुओं की पहचान की थी। लेकिन अभी देखिए कितना बढ़ गया है ना। एक अनुमान के अनुसार विश्व में जो है 50 लाख से अधिक प्रजातियां, यानी कि टोटल अगर बात की जाए तो 50 लाख से अधिक प्रकार की प्रजातियां, और मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा तो पेड़ और ये वन्य और जो है वन्य जीवों के अंतर्गत ही आ जाता है बच्चों, है ना। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं, यहाँ पर आपका नोटिस करा रहा है बच्चों, क्या आप जानते हैं विश्व की जो है 1 लाख कोटि कीट पतंगों की जातियों में से 60,000 जातियाँ जो है आपका भारत में मौजूद है। यानी कि आपका कीट पतंगों की यदि कुल संख्या है तो उसमें विश्व में 1 लाख और उसमें से 60,000 आपका भारत में मौजूद है। 4100 मछलियों की प्रजातियाँ भारत में 1693 अभी हम लोगों ने ऊपर में जाना था। विश्व की 9000 पक्षियों की जातियों में से लगभग 1200 भारत में पाई जाती है। इसी प्रकार 4000 स्तनपायी जीवों का 10% जो है मुख्य रूप से भारत में निवास करता है। पादप बहुल देशों में भारत का कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर वन विस्तार के क्षेत्र के आधार पर भी पूछा जाए तो आपको 10वां स्थान बताना है, और यहाँ पर पादप बहुल देशों के आधार पर भी पूछा जाए तो भारत का स्थान कौन सा है, 10वां स्थान है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट व्यू से याद रखना है इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं। विश्व में सबसे अधिक जातियाँ कीड़े मकोड़े और अति सूक्ष्म परजीवियों की है, जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। यानी कि जो है टोटल विश्व में कुल अधिक जातियों कीड़े मकोड़े की कितनी है, यानी कि बहुत ही अधिक है, और अति सूक्ष्म परजीवी भी हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। कम से कम 136 फसल प्रजातियां और 320 वन संबंधी प्रजातियां मूलतः भारत में है। प्रतिवर्ष जो है लगभग 10,000 नवीन प्रजातियों की उत्पत्ति हो रही है, यानी कि आपका मुख्य रूप से यानी कि प्रतिवर्ष जो है बच्चों आपका कितना 10,000 नवीन प्रजातियों की उत्पत्ति हो रही है ना। आगे बात करते हैं जैव विविधता की मुख्य उपयोगिता लिखें, यानी कि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यही पूछा जाता है बच्चों कि मुख्य रूप से जैव विविधता मानव के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है या उसकी मुख्य उपयोगिता क्या है, इसको वर्णन कीजिए, इसका वर्णन। और ये आपका 4 नंबर यहाँ में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। बात करते हैं आधुनिक कृषि जो है 3 प्रकार से जैव विविधता का उपयोग करता है। सबसे पहला है कि नवीन फसल के साधन के रूप में, दूसरा आपका अच्छे प्रकार के फसल नस्ल के लिए सामग्री के रूप में, और तीसरा है आपका नए जैव विनाश कीटनाशक के रूप में। तो सबसे पहला आपका बात कर लेते हैं नवीन फसल के साधन के रूप में। तो मानव के भोजन पूर्णतः जैविक संसार से प्राप्त होते हैं। लगभग 85% जो संसार का भोजन है खेती द्वारा उत्पन्न होता है। तो आप लोग तो ऐसे भी जानते हैं बच्चों, जितने प्रकार की चीज़ आप खाते हैं मुख्य रूप से वो तो फसलों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, वो खेतों से ही प्राप्त होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के वन से और वनस्पति से प्राप्त होते हैं, है ना। अच्छे प्रकार के नस्ल के सामग्री के रूप में विकसित पौधों एवं घरेलू जानवरों की कुशल नस्ल आधुनिक खेती की क्या है, रीढ़ की हड्डी है। जहाँ तक बात की जाए, बहुत सारी फसलें जो है प्रजनन क्रिया योजना के द्वारा विकसित किए गए, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो फसल है उसके लिए क्या किया गया बच्चों, तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के फसलें प्रजनन योजना का यानी कि ये किया गया, अध्ययन किया गया, और उसके द्वारा अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के फसलों का विकसित किया गया। नए जीव विनाश कीटनाशी के रूप में, तो जैव विविधता का उपयोग बहुत सारे औषधीय उपयोग में होता है। बहुत सारे तत्वों से रोग उपचार गुणों को पौधों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ है मॉर्फिन का जो उपयोग है दर्द निरोधक के लिए किया जाता है। यदि पेन करता है बच्चों, कोई चीज़ भी दर्द होता है तो उस दर्द का निवारण करने के लिए मॉर्फिन का उपयोग किया जाता है, और इसे पापावर सनीफेरम भी कहा जाता है। ठीक है, इससे प्राप्त किया जाता है, यानी कि उससे प्राप्त किया जाता है। बात की जाए क्यूनाइन मलेरिया के लिए उपयोगी है, जबकि ये आपका क्या है चिनचोना लेड जेनेरिया से भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो ये आपका आज का सेशन था बहुत ही छोटा सा सेशन था, जल्द ही हम लोगों का कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 2 पार्ट में हम लोगों ने
बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया था, है ना। अब यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों इस चैप्टर का, मुख्य रूप से मैं थोड़ा सा जल्दी से आप लोग को बता देना चाहता हूँ। यहाँ से आपका मुख्य रूप से 11 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका पूछा हुआ है। थोड़ा सा मेरे साथ आप लोग रिवीजन करते चलिएगा और इसमें से कोई भी प्रश्न आपका आउट ही नहीं आने वाला, ठीक है। और आगे भी हम लोग इसके चैप्टर के बाद दूसरा पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव का अलग से एक वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर मुख्य रूप से प्रैक्टिस कर लीजिए। पहला है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपका 2020 और 2021 में दोनों साल पूछा हुआ है बच्चों कि किस राज्य में सर्वाधिक वन का क्षेत्र विस्तार है, यानी कि वन विस्तार का क्षेत्र में भारत का पहला स्थान कौन सा देश, कौन सा राज्य रखता है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है आपका बच्चों, मध्य प्रदेश, ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन यहां से पूछता है कि आयुर्वेद का जनक जो है किन्हें कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। तो आयुर्वेद का जो जनक है बच्चों वो मुख्य रूप से किसको कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ये आपका चरक नाम का आदमी है, ठीक है। चरक याद रखिएगा, चरक को क्या कहा जाता है, आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। बाकी तीसरा आपका एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों कि सुंदरवन जो है उसका विस्तार कहां पर है। उसका विस्तार मैंने अभी बताया था जस्ट इसी वीडियो के स्टार्टिंग में, सुंदरवन यानी कि मैग्रोव वन उसी के द्वारा। तो सुंदरवन का जो विस्तार है आपका ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार पश्चिम बंगाल में है, यानी कि आपका वेस्ट बंगाल है, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के नदियों, बड़े बड़े नदियों का क्या है, मुहाना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। आगे है आपका एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों 2017 में 2019 में, और आपका यानी कि 2 साल ये आपका क्वेश्चन आया हुआ कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है। बहुत ही हलवा प्रश्न है ये आपका पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग को तो मालूम ही होगा बच्चों, भारत का जो आपका राष्ट्रीय पक्षी है वो आपका है मोर, यानी कि इसको कभी कभार मयूर भी बोला जाता है बच्चों। मयूर उसी का आपका पर्यायवाची शब्द है मयूर, या बोलिए आपका मोर बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो सेम है, ठीक है। उसके बाद एक बार आपका क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ था इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ था बच्चों की वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को जो है कितने वर्गों में बांटा गया है, यानी कि वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से। तो मैंने आपको बताया था 3 वर्गों में बांटा गया है ना, जब संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से। उसके बाद एक बार आपका क्वेश्चन आया था कि NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वानिकी रिपोर्ट के अनुसार जो 1948 में जो विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, यानी कि आपका एक विकास ये जो है रिपोर्ट जारी किया था, उसके अनुसार 1948 में जो जारी किया था उसके अनुसार भारत विश्व में टोटल जो है आपका कुल क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो आप लोग को याद रखना चाहिए बच्चों कितना करोड़, तो यहाँ पर 4 अरब यानी कि आपका 400 करोड़ मैंने बताया था आपको, है ना, स्टार्टिंग में ही इस क्वेश्चन को बता दिया था। तो यहाँ पर दोबारा हम लोग रिवीजन कर लें ताकि आप लोगों का क्या हो जाएगा, सारा चीज़ ताज़ा हो जाएगा। एक बार आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों कि संविधान की जो धारा है 21 उसका संबंध किससे है। तो सीधा सीधा ये आपका बहुत ही हलवा प्रश्न है, ये आपको मैंने बता दिया था। इसका जो संबंध है वन्य और वन्य प्राणी संसाधनों के किससे, संरक्षण से है, ठीक है। एक बार आपका प्रश्न पूछा हुआ है 2018 में ही बच्चों कि भारत का जो है कान्हा राष्ट्रीय पार्क वो कहाँ पर मौजूद है, यानी कि कान्हा जो राष्ट्रीय पार्क है वो जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूछा था। तो वो आपका कान्हा जो है वो आपका बाघ के लिए प्रसिद्ध है, और ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ पर मौजूद है, तो आप लोग को याद रखना है MP में, मध्य प्रदेश में ये आपका मौजूद है। और इसी बार जो है आपका प्रधानमंत्री PM मोदी साहब ने वहाँ के लिए कितने 3 जो है चीते यानी कि तीन जो है बाघ लेकर के आए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद आपका एक बार आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों 2011 में पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा जो जानवर जो है खेल यानी कि केवल जो है भारत में पाया था। तो अभी मैंने ऊपर में बताया था आपको, डॉल्फिन जो है सिर्फ एक ऐसा जो आपका जलीय जीव है जो आपका सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पाया था, आपका भारत में पाया था। और भारत के कौन सी नदी में, तो आपका गंगा नदी में पाया था, ठीक है, याद रहेगा आपको। आगे बात करते हैं, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि गिरी जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पर मौजूद है, ठीक है, यानी कि आपका जो गिरी राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कहाँ पर मौजूद है, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको याद रखिएगा आपको, गौ से गिरी, गौ से गुजरात, ठीक है, याद रहेगा आपको, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद एक बार लास्ट एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है बच्चों 2022 में, यानी कि इसी साल ये आपका प्रश्न आया था कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। नंदा देवी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है। तो मुख्य रूप से आप लोग को ध्यान रखना बच्चों, नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो आपका पर्वतीय इलाका है। और वहाँ पर नंदा देवी एक पर्वत है बच्चों, उसी के नाम पर वहाँ पर नंदा देवी आपका राष्ट्रीय उद्यान भी मौजूद है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा राज्य है, उत्तराखंड है। तो ये सारे प्रश्न आपका यहाँ से पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा बच्चों अच्छी तरह से इस चैप्टर का। तो अगर आप लोग चैनल में न्यू है बच्चों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। जय